इक्वल होता है। और हमने ये भी पढ़ा था कि अगर बहुत सारे नंबर हो जनरलाइज करके कि Z1 Z2 Z3 से लेके Zn तक अगर है तो उनको भी अलग अलग प्रोडक्ट के इक्वल लिख सकते हैं। एक हमने प्रॉपर्टी नंबर 6 नहीं पढ़ी है, वो देख लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 6 वो क्या है, मॉडुलस ऑफ Z1 अपॉन Z2। तो ये मॉडुलस ऑफ Z1 अपॉन मॉडुलस ऑफ Z2, इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी हमने पिछले टर्न पे किया हुआ था। वो अंडर रूट वाला जो क्वेश्चन था वो इसी पे बेस्ड था। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 6 को इसको सॉल्व करने की ज़रूरत तो नहीं है। करेंगे कैसे, अगर हम इसको प्रूफ करना चाहें तो क्या करेंगे, Z1 को कुछ लेट कर लेते हैं 1 प्लस आई, Z2 लेट कर लेते हैं 3 प्लस 4i, और पहले Z1 अपॉन Z2 निकाल के उसका मॉडुलस निकालते हैं और फिर उनका अलग अलग मॉडुलस निकालेंगे तो दोनों सेम आने वाले हैं। अगर कोई हम जनरलाइज नहीं भी करना चाहते हैं तो हम क्या करें, मतलब अगर हम कोई वैल्यू नहीं लेना चाहते तो हम Z1 को लेट कर लें x1 प्लस आई बाई 1 और Z2 को लेट कर लें x2 प्लस आई बाई 2, और उसके बाद फिर Z1 अपॉन Z2 सॉल्व करें, जो कि हमने पिछले टर्न पे किया हुआ है। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके उसका मॉडुलस निकालोगे और Z1 अपॉन Z2 इन दोनों का अलग अलग मॉडुलस निकालोगे तो ये सेम आएगा। जहाँ पर हमने डिवीज़न ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर किया वहाँ पर अपनी कॉपी में देखो, वहाँ पर Z1 अपॉन Z2 को पूरा रैशनलाइज करके निकाला गया है। और उसके बाद उसको क्या करना है, बस उसका मॉडुलस निकाल लेना है और Z1 अपॉन Z2 का अलग अलग मॉडुलस निकाल लेना है, दोनों सेम आने वाले हैं। तो इस पर टाइम वेस्ट नहीं करते हम लोग, ये तुम कर सकते हो, ईजी सा काम है। प्रॉपर्टी नंबर 7 से जो है इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी स्टार्ट हो रही है, जो कि जेई के सिलेबस में कई बार पूछी गई है। मतलब जेई के पेपर में, सिलेबस में तो सारा कुछ ये है ही है, जेई के पेपर में कई बार ये क्वेश्चन आए हुए हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी, और इसको भी प्रूव भी करेंगे हम लोग। लिख लेते हैं क्या है, Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर हम कहें कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है वो अप्लाई कर देंगे यहाँ पर, तो नहीं, a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई नहीं कर सकते हो। a प्लस बी का होल स्क्वायर कब अप्लाई होगा, जब a भी रियल हो और b भी रियल हो तब। तो यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला बनता है वो कुछ इस टाइप का बनता है, मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ Z2 स्क्वायर प्लस 2 रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2, और Z2 में सिर्फ बार है तो रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार। अगर प्लस है तो यहाँ पर प्लस आएगा, अगर यहाँ माइनस है तो सिर्फ यहाँ पर माइनस आएगा। जैसे तुमने पढ़ा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का भी होल स्क्वायर होता है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, लेकिन माइनस 2ab। ओके बच्चों, तो यहाँ तक बात क्लियर है। अभी इसको डिराइव करेंगे कि कैसे ही आया है, मॉडुलस ऑफ Z1 स्क्वायर Z2 स्क्वायर 2 रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार। इसी से रिलेटेड और करके एक और लिख लेते हैं। यहाँ पर दूसरे में क्या है कि अगर यही सेम है Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर, तो ये फार्मूला एक ऐसे भी बनता है, मॉडुलस ऑफ Z1 स्क्वायर मॉडुलस ऑफ Z2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मॉडुलस ऑफ Z1 मॉडुलस ऑफ Z2 कॉस ऑफ θ1 माइनस θ2, वेयर θ1 क्या है, θ1 जो है वो आर्गूमेंट ऑफ Z1 है और θ2 क्या है, आर्गूमेंट ऑफ Z2। θ1 क्या है, आर्गूमेंट ऑफ Z1 है, और θ2 क्या है, आर्गूमेंट ऑफ Z2 है। अभी इन दोनों को हम डिराइव करेंगे। इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी कई बार पूछे गए हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, खास ध्यान रखना इसका। इसमें भी वही लिख लेते हैं कि अगर प्लस है तो प्लस, और अगर यहाँ माइनस आता है Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर होता है तो मॉडुलस ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ Z2 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स मॉडुलस ऑफ Z1 मॉडुलस ऑफ Z2 कॉस θ1 माइनस θ2। ठीक है, सबको पता है कि ये हम जेई का ही सिलेबस कर रहे हैं, एनसीईआरटी का तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो ये जेई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और एडवांस में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए अब इसको प्रूफ करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 7 को लिख लेते हैं प्रूफ। प्रूफ में क्या है, पहले हम फर्स्ट वाले को प्रूफ कर रहे हैं जो 7th के फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है। दोनों वैसे सेम ही है, कुछ अलग नहीं है। इनका नाम रख लेते हैं फर्स्ट पार्ट और इसका नाम रख लेते हैं सेकंड पार्ट। है ये दोनों सेम है।
ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में क्या है, मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर, प्लस वाला लेके चल रहा हूँ, माइनस तो आप कर ही लोगे, ऐसा कुछ नहीं है, इतना मुझे पता है कि आप मॉडुलस वाला जो माइनस वाला है वो तो आप कर डालोगे, बस केवल माइनस का ही तो डिफरेंस आने वाला है, बाकी कुछ चेंजेस नहीं होने वाले। तो अब हम यहाँ पर इसका LHS ले लेते हैं, और LHS को सॉल्व करने के लिए पहले हमने लिया Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर। अब Z1 और Z2 ऊपर कंसीडर किए थे, यहाँ पर फिर लिख लेते हैं। Z1 इक्वल टू क्या था, Z1 ऊपर तो वैसे कंसीडर कर ही लिया था पहले, x1 प्लस आई वाई वन, और Z2 इक्वल टू x2 प्लस आई वाई टू। तो Z1 प्लस Z2 क्या आएगा, Z1 प्लस Z2, यस नको, आवाज़ आ रही है बेटा मेरी, यस। Z1 प्लस Z2 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे डायरेक्ट बता सकते हो आप, Z1 प्लस Z2 क्या आएगा, क्या आएगी Z1 प्लस Z2 की वैल्यू। Z1 ये है और Z2 ये है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, घबराने वाली बात है ही नहीं बिल्कुल। हमने एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा था, तो Z1 प्लस Z2 जब करते थे तो क्या आता था डायरेक्ट, एक तो हम एक वैल्यू पुट करें, फिर रियल रियल को एक साथ करें। यहाँ पर क्या है, रियल वाले पार्ट कौन कौन से हैं, x1 प्लस x2, और प्लस आई के साथ क्या है, y1 प्लस y2, ये हो गया यहाँ पर। तो प्रॉब्लम इसमें कोई, चलो अब व्योमांसी से बात करते हैं। व्योमांसी यस सर। बताओ बेटा, इसमें अब आगे क्या करूँ मैं, एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमको नया मिल गया है, Z1 प्लस x1 प्लस x2, ये रियल पार्ट है, और प्लस आई के साथ ये इमेजनरी पार्ट है, उसका मॉडुलस लगा हुआ है, तो मुझे क्या करना चाहिए, कैसे सॉल्व करूँ, कोई आइडिया, और नो आइडिया। इतना इजी सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं, बहुत टफ काम नहीं पूछ रहा हूँ, तुमको पता है, सबको पता है, पता नहीं कैसे करते हो तुम लोग। तुमको ये नहीं पता है कि अगर मॉड ऑफ x प्लस आई वाई हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है, नहीं पता तुमको, बोलो मानसी, बताओगे कुछ। हेलो सर, आपकी आवाज बहुत लो आ रही है। अच्छा, आवाज़ धीमी आ रही है, ओके। मैं पूछ रहा हूँ कि यहाँ पर अगर हमें ये Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर गिवन है, और अगर हमें इसको सॉल्व करना है तो आगे क्या करना चाहिए हमको, x1 प्लस x2 गिवन है, प्लस आई टाइम्स y1 प्लस y2 गिवन है, तो क्या हमको मॉडुलस ऑफ x प्लस आई वाई की वैल्यू नहीं पता क्या होती है, मॉडुलस ऑफ x प्लस आई वाई, ये लिखा है साइड में, क्या इसकी वैल्यू हमको नहीं पता क्या होती है, पता है ना, अंडर रूट क्या कर लेते हैं, रियल पार्ट प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर, और यहाँ पर लगा हुआ है स्क्वायर है, तो जब हम इसका भी स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आने वाला है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर कर दो, सीधी सी बात, और इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर कर दो। प्रॉब्लम, नो सर। ओके बेटा, x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस y1 प्लस y2 का होल स्क्वायर हो गया। अब चलो किसी और से बात करता हूँ मैं, किसको पकड़ा जाए, चलो रौनक, रौनक आवाज आ रही है बेटा, हेलो। ये यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, नहीं सर। नहीं कर सकते, क्यों, रीजन, क्योंकि ऊपर मना किया सर क्योंकि हाँ हाँ बोलो बोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हर बार वो आपने कहा था ना कि वो पॉसिबल नहीं होता हर बार, करेक्ट नहीं है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, हाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये कब अप्लाई करते हैं, जब दोनों इंडिविजुअल वैल्यूज सिमिलर वैल्यू हो ना, मतलब x1 इधर दोनों अलग है, x1 और एक y1 दोनों अलग अलग टर्म्स में तो नहीं कर सकते ना।
नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ कि इसमें कर सकते हो क्या, x1 प्लस x2 के होल स्क्वायर में, क्या यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो कि नहीं? हाँ यहाँ हाँ सर उधर कर। हाँ, यहीं का पूछ रहा हूँ मैं। तो x1 प्लस हाँ सर वहाँ कर होल सकते हैं। स्क्वायर अगर अप्लाई करेंगे यहाँ पर तो ये आ जाएगा x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस 2x1 x2। और सिमिलरली y1 में भी हाँ करेंगे तो y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस 2y1 y2। तो एक काम करते हैं, x1 स्क्वायर के साथ y1 स्क्वायर को लिख लेते हैं और x2 स्क्वायर के साथ y2 स्क्वायर को लिख लेते हैं और 2 कॉमन लेने के बाद x1 x2 और y1 y2 को अलग कर लेते हैं। ये हमारा आ गया है z1 प्लस z2 का होल मॉडुलस का स्क्वायर। तो इसको और एक बार लिख लेते हैं, z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, अच्छा ये किसकी वैल्यू है, कौन बताएगा ये किसकी वैल्यू है? ये वैल्यू है मॉडुलस ऑफ z1 की। देखो यहाँ पर ये z1 जो ऊपर लिखा हुआ है, ये जो z1 लिखा हुआ है, अगर इसका मॉडुलस ऑफ z1 लिखना हो तो क्या आएगा? अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। तो क्या ये मॉडुलस ऑफ z1 के स्क्वायर की वैल्यू है और ये मॉडुलस ऑफ z2 के स्क्वायर की वैल्यू है? इसका कोई आइडिया नहीं है तो इसको ऐसे ही लिख लेते हैं x1 x2 प्लस y1 y2। ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई हमारी। अब हमारा मेन मोटो क्या है कि हमें ये देखना पड़ेगा कि ये इस पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी, जो ये लिखा है रियल पार्ट ऑफ z1 z2 बार। ये 2 टाइम्स जो लिखा है, 2 तो हमें मिल चुका है। अब हमारा मेन मोटो यही है कि हम 2 टाइम्स रियल ऑफ z1 z2 बार की वैल्यू और ढूंढ लें, और अगर वो इक्वल है इसके इतने पार्ट के, अगर वो इक्वल है तो फिर लिख देंगे इसकी वैल्यू डायरेक्ट। तो अब हम यहाँ से करते हैं 2 टाइम्स, बल्कि 2 को भी हटा देते हैं, रियल पार्ट ऑफ z1 z2 बार की वैल्यू ज़रा ढूंढते हैं क्या आएगी। तो रियल पार्ट ऑफ z1 की वैल्यू है x1 प्लस आई y1 और इसकी वैल्यू है x2 प्लस आई y2। तो ज़रा बताओ इसमें से रियल पार्ट क्या आएगा? इसका भी डायरेक्ट प्रोडक्ट करना मैंने बताया हुआ है, बताया है ना, प्रोडक्ट करना डायरेक्ट। रियल रियल हमें चाहिए तो क्या करेंगे, रियल को रियल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इमेजनरी को इमेजनरी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा, रियल पार्ट ऑफ, ये आ जाएगा x1 x2 और प्लस आई का जब आई के साथ करोगे तो आई स्क्वायर y1 y2, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, आई स्क्वायर ये कितना आने वाला है यहाँ पर, बताओ भाई क्या करें इसमें, प्लस का आई स्क्वायर आ रहा है ये। अच्छा यहाँ पर रियल टाइम ऑफ z1 z2 बार है, यहाँ पर एक यहाँ पे करेक्शन है लेकिन कोई देख नहीं रहा कि यहाँ पर z1 z2 का बार है, तो यहाँ पर क्या आने वाला है, माइनस आने वाला है। तो x1 x2 आएगा और माइनस के साथ क्या आएगा, आई स्क्वायर y1 y2। तो माइनस आई स्क्वायर क्या कर देगा, प्लस y1 y2। ये हो गया रियल पार्ट। और आई के साथ कौन सा पार्ट आएगा, y1 x2 माइनस x1 y2। ये पूरा प्रोडक्ट करना हम पहले भी सीख चुके हैं, कोई नई चीज़ नहीं है ये। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे बताओ, रियल पार्ट हमें ढूंढना है, तो रियल पार्ट तो यही हो गया। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो गया, x1 x2 प्लस y1 y2। और ये वैल्यू जो यहाँ पर लिखी हुई है ये सेम है कि नहीं, x1 x2 प्लस y1 y2 की। तो क्या हम यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, रियल पार्ट ऑफ z1 z2 बार पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर हो जाएगा मॉडुलस ऑफ z1 स्क्वायर मॉडुलस ऑफ z2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z1 z2 बार। अब बताओ इसमें किसको कहाँ पर डाउट है, और अगर नहीं डाउट है तो इसको नोट कर लेते हैं। है किसी को कहीं पर प्रॉब्लम इसमें, नोट करो इसको जल्दी से। प्लस वाले के लिए प्लस आ जाएगा और माइनस वाले के लिए माइनस आ जाएगा।
आ रहा है किसी को कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम है इसमें बेटा? नहीं तो माइनस वाला अपने से कर लेंगे सारे लोग। ओके तो ठीक है, ये तो हो गया हमारा कौन सा पार्ट, 7th का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब जरा 7th का सेकंड पार्ट करते हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि Z1 प्लस Z2 होल स्क्वायर इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ Z2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम मॉडुलस ऑफ Z1 Z2 कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2। 7th का सेकंड पार्ट प्रूफ करते हैं। मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ Z2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मॉडुलस ऑफ Z1 Z2 कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2। अब देखो यहाँ पर एक प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ गई, क्योंकि थीटा 1 जो है वो आर्गूमेंट ऑफ Z1 है, लिख लेते हैं यहाँ पर आर्गूमेंट ऑफ Z1 है, और थीटा 2 जो है वो आर्गूमेंट ऑफ Z2 है। तो अब चलो फिर किसी से बात करते हैं। यस पटेल। हेलो सर। हाँ बेटा, ये बताओ कि इसमें मुझे Z1 Z2 को क्या लेट करना चाहिए, जबकि मुझे थीटा के टर्म में प्रूफ करना है, हमें आर्गूमेंट के टर्म में प्रूफ करना है। तो हमें Z1 और Z2 को क्या लेट करना चाहिए? क्या कार्टेशियन फॉर्म में लेट करना चाहिए कि कोई और फॉर्म है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर में? पोलर फॉर्म में। तो क्या हम पोलर फॉर्म लेट करें तो आ जाएगा? क्योंकि हमें कॉस चाहिए, कॉस ए माइनस बी चाहिए, तो मतलब कॉस के भी टर्म चाहिए, साइन के भी टर्म चाहिए। यूलर फॉर्म में। तो पोलर फॉर्म या इलर्स फॉर्म बात एक ही है। तो हमने लेट कर लिया Z1 इक्वल टू, लेट Z1 इक्वल टू R1 और कॉस थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1। इसको वैसे भी लिख सकते हो R e की पावर आई थीटा 1, बात एक ही है। और Z2 इक्वल टू हम लेट करेंगे R2 कॉस थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2। अच्छा, मॉडुलस ऑफ Z1 की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, कौन बताएगा? मॉडुलस ऑफ Z1 क्या होगा यहाँ पर? हीर बताओ, मॉडुलस ऑफ Z1 की वैल्यू क्या होगी बेटा? हीर कोई आइडिया और नो? हेलो। हाँ बेटा बोलो बोलो। Z1 अपॉन cos 1 प्लस आई साइन थीटा 1। ये किसकी वैल्यू है? R1 की। Z1 अपॉन cos थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1। क्या बात कर रहे हो? थोड़ा सोचो भाई, थोड़ा सोचो। मॉड्यूलस। तुमने पोलर फॉर्म के बारे में बात की, तुम्हें पता नहीं कि Z1 मॉडुलस ऑफ Z1 क्या होगा इसका? जुनैद तुम बताओगे कुछ? हाँ सीधी सी बात है भाई, कितनी इजी सी चीज़ पूछी जा रही है कि बताया भी गया है कि पोलर फॉर्म Z1 इक्वल टू R1 कॉस थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1 होती है, जिसमें R1 जो होता है वो मॉडुलस ऑफ Z1 होता है। अब वही चीज़ मैं पूछ रहा हूँ घूम घूम के, तो तुम लोग पता नहीं क्यों कंफ्यूज हो रहे हो यार। Z1 इक्वल टू R1 और Z2 इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z2 की वैल्यू R2 होगी। ये कौन सी बड़ी बात पूछी जा रही? पोलर फॉर्म में बताया नहीं गया कि R1 क्या होता है, मॉडुलस ऑफ Z1 होता है। सर लेकिन फिर मैंने उसकी वैल्यू बता दी, Z1 अपॉन cos थीटा और sin थीटा को मैं उस साइड ले गया। हाँ लेकिन मॉडुलस ऑफ Z1 पूछा ना मैंने, तो जब मॉड ले लोगे, सुनो इधर, जब मॉड ले लोगे तो मॉड Z1 आ जाएगा, और अपॉन में cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो हमारा क्या मिलेगा? मॉड Z1 की वैल्यू तो R1 ही मिलने वाली ना। और सीधी सी बात है, उसको घुमा फिरा के नाक पकड़ने की क्या ज़रूरत है? ठीक है ना। तो ये आ गया Z1 और Z2 की वैल्यू R1 और R2 आ गई हमारे पास। अब ज़रा बताओ यहाँ पर LHS को सॉल्व करते हैं, और अब सॉल्व करो, खुद से करो सॉल्व। LHS में सारी वैल्यूज़ पुट करो, तुम लोग खुद से ही करो सारे लोग।
नहीं आएगा तो फिर मैं सॉल्व करूँगा, देखते हैं कितने लोग पहुँचते हैं आंसर तक। Z1 प्लस Z2 के होल स्क्वायर की वैल्यू सॉल्व करो ज़रा, Z1 और Z2 की वैल्यू पुट करो और इसका होल स्क्वायर मॉडुलस का ज़रा सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। देखो आए आंसर तक, कोई प्रॉब्लम आ रही है? नहीं? चलिए देखते हैं क्या प्रॉब्लम आती है। Z1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, R1 cos थीटा 1। ओके ओके कर रहे हो, ठीक है ठीक है, करो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस मैं ये वैल्यू पुट कर देता हूँ, बाकी वेट करता हूँ फिर। R1 cos थीटा 1 प्लस R1 इंटू आई साइन थीटा 1। Z2 की वैल्यू R2 cos थीटा 2 प्लस R2 इंटू आई साइन थीटा 2 और इसका भी होल स्क्वायर है। अब इसके बाद कैसे करेंगे ये सोचना आपका काम है। अभी हमने पिछले उसमें किया हुआ था, इसमें ही पिछला जो प्रूव किया उसमें भी यही काम किया था कि रियल को एक साथ कर लो और इमेजनरी को एक साथ कर लो और उनका होल स्क्वायर ओपन करने का मॉडुलस का इकलौता फार्मूला है अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर, जिसमें से अंडर रूट तो चला जाएगा अपने आप क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। देखो
आया क्या आंसर? हाँ सर हो गया। ओके गुड। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे अब? चलिए करते हैं आगे। रियल पार्ट जो है हमारे पास क्या क्या है, वो है r1 cos थीटा 1 प्लस r2 cos थीटा 2 प्लस i कॉमन लेने के बाद r1 sin थीटा 1 प्लस r2 sin थीटा 2। ये रियल और इमेजनरी अलग कर लिया हम लोगों ने। ये हो गया रियल पार्ट और ये पूरा हो गया इमेजनरी पार्ट, और इनका होल स्क्वायर करेंगे तो रियल पार्ट का स्क्वायर r1 cos थीटा 1 प्लस r2 cos थीटा 2 का होल स्क्वायर प्लस r1 sin थीटा 1 प्लस r2 sin थीटा 2 और इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पर a प्लस बी का सिंपली होल स्क्वायर ओपन हो जाएगा। ए स्क्वायर तो r1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 1, थोड़ा दिमाग भी लगाते हैं। एक यहाँ पर r1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 1 आएगा और एक यहाँ पर r1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 आएगा। उसको डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं एक लाइन बचाने के लिए। फिर एक आएगा r2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 2 आएगा और साइन स्क्वायर थीटा 2 आएगा। इसको भी एक साथ कर लिया। 2r1 r2 दोनों में कॉमन आएगा 2ab, तो ये आ जाएगा cos थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1 और साइन थीटा 2। ये पूरा का पूरा आ जाएगा हमारा। तो ये वैल्यू हो जाएगी r1 स्क्वायर, क्योंकि ये 1 हो गया, प्लस r2 स्क्वायर प्लस 2r1 r2 cos a माइनस बी, cos ऑफ a माइनस बी तो थीटा 1 माइनस थीटा 2। तो ये मॉडुलस ऑफ z1 स्क्वायर मॉडुलस ऑफ z2 स्क्वायर प्लस 2 मॉडुलस ऑफ z1 मॉडुलस ऑफ z2 कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2, और ये हमारा क्या आ जाएगा RHS। तो ये LHS हम लोग लेके चले थे और RHS हमारा ये आ गया। तो है अभी भी इसमें किसी को कोई डाउट? यस और नो? नोट कर लेते हैं जल्दी से। तो इसमें से 2 क्वेश्चन जेई के पेपर में पूछे गए हैं, उन दोनों क्वेश्चन को मैं नोट करता हूँ। अगर इसमें कोई डाउट नहीं है तो उसको सॉल्व करें, और अगर प्रॉब्लम होती तो फिर डिस्कस करते हैं। राइट डाउन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट है, इफ मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 होल स्क्वायर होल स्क्वायर नहीं है, मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 गिवन है इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z1 प्लस मॉडुलस ऑफ z2, देन ऑप्शन गिवन थे यहाँ पर ABCD, आर्गूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गूमेंट ऑफ z2 इक्वल टू 0, बी ए आर्गूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गूमेंट ऑफ z2 इक्वल टू 0, सी पार्ट में है आर्गूमेंट ऑफ z1 इंटू आर्गूमेंट ऑफ z2 इक्वल टू 0, और डी जो है वो हमारा नन ऑफ दीज है। तो ये जेई मेंस का क्वेश्चन है। खास ध्यान रखना है इस प्रॉपर्टी का और इस पे बेस्ड क्वेश्चन का, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है रिपीट होते रहते हैं। ठीक है ना, मेंस में कैसा होता है कि रिपीट होंगे क्वेश्चन, एडवांस में भी होते हैं, कम होते हैं, लेकिन क्योंकि कहाँ से लेके आएंगे भाई, प्रॉपर्टीज़ तो वही यूज़ होने वाली, सब कुछ वही होने वाला है, तो ऐसा कुछ नया नहीं काम होने वाला है।
प्रोसेस वही होगा, बस वैल्यूज चेंज हो जाएंगी या कुछ और थोड़ा सा घुमा देंगे, ट्रिकी कर देंगे। करो इसको, सॉल्व करो। जो प्रॉपर्टीज़ अभी हमने पढ़ी है उसी से रिलेटेड है, देखते हैं कितने लोगों का सही आंसर आता है। जो ऊपर प्रॉपर्टीज़ लिखी हैं उन्हीं को ध्यान से देखिए आप, आंसर आ जाएगा। भाग्य, हेलो सर। हाँ बेटा कैसे करेंगे बताओ। सर इसको हम लोग मोड Z1 इंटू Z2 ले लेंगे। मॉड Z1 इंटू किसको, नहीं समझ में आया, बताओ थोड़ा सा। सर मैंने क्वेश्चन गलत लिख डाला है गलती से। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। तुम्हारा प्रोनाउंसिएशन क्या है, भाज्य है कि भाग्य है? भाग्य। भाज्य, जा है, भाग्य। जा है ना, भाज्य, जी जी। भाग्य, भाग्य। ओके भाग्य, ओके ओके। और किसी का कोई भाई आंसर कोई लेके आया क्या? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसीलिए तो मैंने बताया हुआ है और इसीलिए बताऊंगा अभी कि हमें याद कैसे रखना है। ये 2 क्वेश्चन है हमारे पास जेई के प्रीवियस ईयर के इम्पॉर्टेंट, तो देखिए कैसे करेंगे देख लेते हैं। कोई ट्राई कर रहा है क्या? अभी ये हो गया, वैसे इतना ज़्यादा इसमें काम है नहीं, एक लाइन में कुछ सोचेंगे उसके बाद 2-3 लाइन और लिखेंगे और आंसर आ जाएगा, इतना बड़ा काम नहीं है। ओके ओके, करो करो, ट्राई करो। अभी जो हमने फॉर्मूले पढ़े वहाँ पर लिखा हुआ है कि Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर, जो फॉर्मूले पढ़े उसमें Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर है, तो क्यों ना हम यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें, सारी प्रॉब्लम का सलूशन मिलने वाला है। कर दो स्क्वायरिंग बोथ साइड। जैसी स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे क्या फ़ायदा होने वाला है, देखो ये हो जाएगा Z1 प्लस Z2 होल स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस मॉडुलस ऑफ Z2। तो इसका तो हमने फार्मूला डायरेक्ट पढ़ा हुआ है, अभी हमने पढ़ा कि इसका फार्मूला होता है मॉडुलस ऑफ Z1 स्क्वायर मॉडुलस ऑफ Z2 स्क्वायर टू मॉडुलस ऑफ Z1 मॉडुलस ऑफ Z2 कॉस ऑफ θ1 माइनस θ2। यहाँ पर क्या यूज़ करें, यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें, कौन बताएगा? यहाँ पर कोई फार्मूला, यही वाला फार्मूला यूज़ करें जो इधर लिखा हुआ है, कि यहाँ पर कोई दूसरा फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा? किसी को कोई आइडिया बच्चों? ए प्लस बी होल स्क्वायर का सर। हाँ बिल्कुल, ए प्लस बी होल। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं ये, क्योंकि मॉडुलस ऑफ Z1 जो है वो रियल नंबर आ गया, मॉडुलस ऑफ Z2 जो है वो भी रियल नंबर आ गया, तो रियल नंबर में तो हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर यूज़ कर ही सकते हैं ना, कॉम्प्लेक्स नंबर में नहीं करते हैं, उसके लिए अलग अलग है, लेकिन ये भी रियल है और ये भी रियल है, तो यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं मॉडुलस ऑफ Z1 स्क्वायर मॉडुलस ऑफ Z2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 2ab हो जाएगा। ये दोनों तो सीधे सीधे कट हो गए। अब यहाँ पर 2Z1 Z2 भी अपॉन में जाके कट हो जाएगा, तो cos θ1 माइनस θ2 इक्वल टू 2 टाइम्स मॉडुलस ऑफ Z1 मॉडुलस ऑफ Z2 अपॉन 2 टाइम्स मॉडुलस Z1 Z2। ये सब वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं थी। सही है तुम्हारा आंसर भाग्य।
तो ये 1 जो है वो cos 0 की वैल्यू हो गई, तो थीटा 1 माइनस थीटा 2 क्या हो गया 0। तो इसका मतलब आर्गूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गूमेंट ऑफ Z2 इक्वल टू 0। आ गया हमारा बी ऑप्शन, बी इज करेक्ट। तो है कोई प्रॉब्लम, बस इस फॉर्मूले को हमें याद रखना है, उसके बाद तो कोई प्रॉब्लम आने वाली खास है नहीं। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इससे रिलेटेड। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये भी बहुत छोटा सा ही ऐसे गिवन है, इफ़ मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2, ये गिवन है, देन हमको बताना है आर्गूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गूमेंट ऑफ Z2 की वैल्यू क्या होगी, ये हमको बतानी है वैल्यू। ए ऑप्शन में है 0 डिग्री, बी ऑप्शन में 90, सी ऑप्शन में पाई और डी ऑप्शन में नॉट डिफाइंड। तो अब इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, एक बार इसमें भी दिमाग लगाएं आप। ये उससे भी ज़्यादा इजी है, तुरंत सॉल्व होगा, एक ही लाइन में सॉल्व हो जाएगा ये तो। हो गया? नहीं, अरे इसका भी स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड भाई, हो जाएगा सॉल्व। मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2, स्क्वायरिंग बोथ साइड। मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 होल स्क्वायर इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2 होल स्क्वायर। तो मॉडुलस ऑफ Z1 मॉडुलस ऑफ Z2 प्लस 2 टाइम्स मॉडुलस ऑफ Z1 Z2 cos ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2 इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ Z2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मॉडुलस ऑफ Z1 Z2 cos ऑफ, अच्छा यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो फिर यहाँ पर हमको माइनस लिखना पड़ेगा, इस जगह पे माइनस होगा ना। तो ये हो गया माइनस cos ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2। ये दोनों कट हो गए, जब ये दोनों इक्वल होंगे तो ये इधर आ जाएगा साथ में, तो ये हो जाएगा प्लस का 4 टाइम मॉडुलस ऑफ Z1 Z2 cos ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2 इक्वल टू 0। और इसलिए cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 भी 0 और cos में 0 90 डिग्री की वैल्यू, तो थीटा 1 माइनस थीटा 2 इक्वल टू पाई बाई 2। ये हमारा आंसर आ जाएगा। बोलो इसमें कोई प्रॉब्लम? तो ये प्रॉपर्टी नंबर 7 के बाद अब लिखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 8। ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ट्रायंगल इनइक्वालिटी किसी ने पढ़ी हुई है? 10th में ट्रायंगल इनइक्वालिटी के बारे में बताया जाता है। कुछ इनइक्वालिटी है ट्रायंगल्स में, किसी को कोई आइडिया याद है किसी को? बोलो बच्चों। नहीं, सबको पता है, बस याद नहीं आ रही है कौन सी है। तुमने ये पढ़ा है ना कि ट्रायंगल में दो साइड का जो सम होता है वो थर्ड साइड से हमेशा बड़ा होता है, या दो साइड का अगर डिफरेंस होता है तो वो थर्ड साइड से छोटा होता है। तो उसी का नाम बस यहाँ रख लिया गया ट्रायंगल इनइक्वालिटी। Z1 प्लस Z2 अगर एक साइड है तो इसकी वैल्यू जो है उसका सम जो है वो दोनों
से छोटा होगा, मतलब दो साइड का सम हमेशा थर्ड साइड से बड़ा होगा। और अगर यही बात डिफरेंस की करेंगे तो Z1 प्लस Z2 ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस मॉडुलस ऑफ Z2। यहाँ पर एक मॉडुलस और लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि ये वैल्यू नेगेटिव आ जाए। तो नेगेटिव कभी भी, क्योंकि ये तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देने वाला है, ये हमेशा पॉजिटिव है, तो इसको भी पॉजिटिव करना पड़ेगा। तो पॉजिटिव करने के लिए एक मॉड और लगा दिया गया, क्योंकि इक्वालिटी भी लगी हुई है ना। इन्हीं दोनों को मर्ज करके एक ऐसे बनाया गया है, एक इम्पॉर्टेंट सा केस बना दिया गया। उसमें हमें क्या ध्यान रखना है इस तरीके से कि जो Z1 प्लस Z2 है, इसका जो मॉडुलस है वो हमेशा मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2 से हमेशा बड़ा होगा। यहाँ एक मॉडुलस और लग जाएगा, और मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 से छोटा होगा। ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। इसको इस तरीके से पूछा जाता है कि ये जो है ये Z1 प्लस Z2 की ये मिनिमम वैल्यू है, और ये जो है ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। किसकी मैक्सिमम वैल्यू है, इस पार्ट की। मतलब अगर मैं तुमसे पूछूं कि Z1 प्लस Z2 की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो मैक्सिमम वैल्यू का मतलब क्या हो, इनइक्वालिटी, यानी इससे कम होना चाहिए। तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू का फॉर्मूला हो जाएगा मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस मॉडुलस ऑफ Z2। और अगर मैं पूछूं कि Z1 प्लस Z2 की जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या होगी, तो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस मॉडुलस ऑफ Z2, और इसका भी मॉडुलस। अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे, पहले ये प्रॉपर्टी लिख लेते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम है बच्चों, बोलो यस और नो। कोई प्रॉब्लम यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर प्रॉपर्टी नंबर 8 में ट्रायंगल इनइक्वालिटी में। अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। तो प्रॉपर्टी नंबर 8 के बाद लिख लेते हैं प्रॉपर्टी नंबर 9। प्रॉपर्टी नंबर 9 में क्या है, जो हमने 7 और 8 में जो प्रॉपर्टी लिखी थी, 7 के दो पार्ट उसी से रिलेटेड है, तो कुछ खास नहीं है। यहाँ पर हम इन दोनों को ऐड अगर कर दें तो एक बार ऐसे भी पूछी गई है। कौन, देखो इसमें किसी को कोई डाउट आ रहा है क्या, मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 होल स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2 होल स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ Z2 स्क्वायर। क्या ये प्रॉपर्टी कुछ नई है कि इसको हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, ये वही है। इस तरीके से पूछी गई थी, और एक बार ऐसे भी पूछी गई है कि इसमें इन्होंने Z1 और Z2 में कुछ कोफिशिएंट लगा दिए थे, AZ1 प्लस BZ2 होल स्क्वायर प्लस AZ1 माइनस BZ2 होल स्क्वायर इक्वल टू ये बन गई थी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और मॉडुलस ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर। ये जो 2 है ना, उसी की वैल्यू यहाँ पर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हो गई, क्योंकि A की वैल्यू भी 1 है और B की वैल्यू भी 1 है, तो इसलिए यहाँ पर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हो गया। क्या इस प्रॉपर्टी को प्रूफ करने की ज़रूरत है कि हम समझ गए 9th वाली प्रॉपर्टी कैसे आई है? इसका प्रूफ अगर हम देखना चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो प्रॉपर्टी नंबर 7 में जो रिज़ल्ट आए थे उन्हीं दोनों को प्लस कर देंगे। एक Z1 प्लस Z2 वाला जो रिज़ल्ट आया था और एक Z1 माइनस Z2 का जो होल स्क्वायर का रिज़ल्ट आया था, इन्हीं दोनों को जब ऐड कर दोगे तो ये रिज़ल्ट हमारा ऑटोमेटिक 9th वाला बन जाएगा। कोई प्रॉब्लम इसमें? क्लियर है बात ये? बोलो बच्चों। तो ये हो गया प्रॉपर्टी नंबर हमारा 9। अब प्रॉपर्टी नंबर 10 में आ जाते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 10 में है
यूनी मॉड्यूलर, एक बार यूनी मॉड्यूलर करके बोला गया था, यूनी मॉड्यूलर, और इसको हम यूनी मॉड्यूलर को बोलते हैं यूनिट मॉड्यूलस, यूनिट मॉड्यूलस, या तो यूनी मॉड्यूलर बोले या यूनिट मॉड्यूलस बोले। इसका मतलब है कि कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसकी वैल्यू 1 है। ये जेई की प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। कहा गया था कि बताइए कि कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर लेट करिए जिसका मॉड्यूलस 1 होता है। तो हम क्या करेंगे, कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है, किसी के दिमाग में आ रहा है कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका मॉड्यूलस 1 होगा? अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बात की थी, यस पटेल, बताओ कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर दुनिया में जिसका मॉड्यूलस 1 हो। अभी अभी बात की थी तुम्हें से, नहीं याद आ रहा? सर अगर इसमें एक रियल पार्ट 0 हो या फिर इमेजिनरी पार्ट 0 नहीं हो। नहीं, हमें कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए, प्योरली रियल या प्योरली नहीं चाहिए इमेजनरी, हमें चाहिए पूरा का पूरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका रियल पार्ट भी हो और इमेजनरी पार्ट भी हो, जिसकी वैल्यू 1 हो। आई भी नहीं होगा क्योंकि आई में जो है वो रियल पार्ट 0 है। दोनों ही चाहिए, रियल पार्ट भी चाहिए, इमेजनरी पार्ट। अभी तुमसे बात हुई थी, तुमने बोला था ना कि हमने R1 की वैल्यू निकाल दी Z1 अपॉन कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, याद है? हाँ यस सर। कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का मॉडुलस क्या हो गया था? तो दुनिया का इकलौता ये कॉम्प्लेक्स नंबर इस टाइप का अगर होगा जिसमें कॉस थीटा होगा और आई के साइन साइन थीटा होगा, तो इसका मॉडुलस निकालोगे तो क्या आ जाएगा? तो जब भी कभी हमारे पास आएगा कि कोई एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर लेट करो जिसकी वैल्यू 1 होती है, तो हमें क्या लेट करना चाहिए? z इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। याद रखना इसको, आगे क्वेश्चन मिलेगा तब बात करेंगे। और उन्होंने यूनी मॉड्यूलर करके नाम दिया था। यूनी मॉड्यूलर का मतलब यूनिट मॉड्यूलस है जिसका मॉड्यूलस ऑफ z जो है वो 1 होता है। ओके बच्चों, उसके बाद अच्छा, इसको अगर हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, e टू द पावर आई थीटा, ऐसे भी तो लिख सकते हो। तो ये भी ध्यान रखना कि e की पावर आई थीटा का मॉडुलस क्या होगा? 1। e की पावर आई थीटा हो, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा हो, उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। प्रॉपर्टी नंबर 11 की बात करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 11 में ये बताया गया कि z टू द पावर n का मॉडुलस हो या मॉड z टू द पावर n हो, ये दोनों सेम होंगे। जैसे सपोज करो, पहले तो ये लिख लेते हैं, फिर एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, फिर अभी प्रूफ भी कर देते हैं इसको कि कैसे आया ये। जैसे मान लिया हमारे पास कोई z एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है 3 + 4i, तो अब उसने कहा है कि z टू द पावर 100 की वैल्यू निकालो, फिर उसका मॉडुलस निकालो। तो फिर z टू द पावर 100 निकालने में तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, पहले इस प्रॉपर्टी का यूज़ कर लेंगे कि जो z टू द पावर 100 है उसको मॉड z की पावर 100 भी लिखा जा सकता है। z टू द पावर 100 को मॉड z की पावर 100 भी लिख सकते हैं। मतलब z की पावर 100 के मॉडुलस को मॉड z की पावर 100 भी लिख सकते हैं। और z की वैल्यू 3 और 4 मिला के 5 आ जाएगी, तो आंसर हमारा ये आ जाएगा। अब ये प्रूफ कैसे हुआ इसको देख लेते हैं। ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया कि अगर इस टाइप का हमारा क्वेश्चन आता है तो हमें ये करना चाहिए। ये हमारे बहुत काम का है ना, क्योंकि हम पावर 100 या n कैसे निकाल पाएंगे। अब देखते हैं इसका प्रूफ। तो हमने z इक्वल टू लेट कर लिया, लेट z इक्वल टू, यहाँ पर कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर हमें लेट करना चाहिए जिससे ये इजीली प्रूफ हो जाए। सोचो, अगर हमने x प्लस आई वाई लेट किया तब तो प्रॉब्लम में फंसेंगे क्योंकि होल पावर n में प्रॉब्लम आने वाली है। अगर हमने कहीं ऐसे लेट कर लिया r e टू द पावर आई थीटा, पोलर फॉर्म या इलर्स फॉर्म, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ऐसे लेट कर लिया, तो आप ज़रा बताओ z टू द पावर जब n करोगे, तो इसको तो तुम छोड़ो, तुम इन दोनों को देखो, इन दोनों को, तो z टू द पावर जब n करोगे तो क्या आएगा? r e टू द पावर आई थीटा होल पावर n, तो ये r टू द पावर n हो जाएगा। और e टू द पावर, पावर की पावर जब होगी तो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो आई एन थीटा या एन आई थीटा कुछ भी बोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जरा यहाँ पे मॉडुलस ले रहे हैं, देखना, टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड। ये तो r टू द पावर n तो रियल नंबर है, इसकी तो कोई टेंशन नहीं है। और मल्टीप्लाई में ये आ जाएगा e टू द पावर आई एन थीटा का मॉडुलस। अब तुम लोग बताओ कि i टू द पावर
ई टू द पावर आई एन थीटा के मॉडुलस की वैल्यू क्या होगी? ई टू द पावर आई एन थीटा का मॉडुलस क्या होगा? 1. हाँ बिल्कुल, अभी हमने ऊपर बात की कि ई की पावर आई थीटा 1 होता है, तो अगर आई थीटा 1 होता है तो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा 1 होता है, तो कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा भी अगर आएगा, ई की पावर आई एन थीटा का मतलब हो गया कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा। तो इसका भी जब मॉड निकालोगे तो कॉस स्क्वायर एन थीटा प्लस साइन स्क्वायर एन थीटा, तो वो क्या दे देगा 1। तो ये वैल्यू 1 हो गई। अच्छा, और इसका मॉड जेड कितना आने वाला है? इसका मॉड जेड है आर, तो ये देखो मॉड जेड ये आर हो गया, तो ये मॉड जेड की पावर एन हो गया, और ये जेड टू द पावर एन का मॉडुलस था और इसकी वैल्यू 1 हो गई। तो जेड टू द पावर एन का मॉडुलस इक्वल टू मॉड जेड होल पावर एन। तो ये हमारी प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 11 आ गई। अब बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या बच्चों? ओके, तो यहाँ तक हमारा होमवर्क यही है कि हमको जो है यहाँ तक पहली बात तो रिवाइज करना है, लर्न करना है। अगले टर्न पे हम इन प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। जब भी कोई प्रॉपर्टी हम लिखते हैं तो उसके बाद थोड़ा सा आधा पेज छोड़ देते हैं। क्यों? मैंने पहले भी बताया होता है, आधा पेज इसलिए छोड़ देते हैं, कभी कभी कुछ प्रॉपर्टी जो है वो कई और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्वेश्चन जब हम सॉल्व करते हैं तो मिल जाती हैं, तो फिर उनको यहीं पर ऐड कर देते हैं। तो जब भी अपने नोट्स बनाएं, जब भी कोई आर्टिकल ख़त्म होता है तो उसके बाद थोड़ी सी जगह आधा पेज करीब छोड़ देते हैं, ताकि हम आगे उसमें ऐड कर सकें उसी जगह पर। ओके बच्चों, मिलते हैं फिर अगले टर्न पे। ओके, बाय बाय।